तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर बात किया जाए तो इधर हमने लिखा टाइम, इधर लिख दिया हमने डिस्प्लेसमेंट। और ये जो ग्राफ है हमने इस तरीके से ऐसे बना दिया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx। और ये बताया था हमने आपको y इज इक्वल टू mx, तो ये वैसे ही ग्राफ हो गया। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे टाइम क्या है t, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया s। फिर थोड़ी देर के बाद में टाइम हो गया t प्लस dt, यानी टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, तो इधर जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी थोड़ा सा डिस्प्लेस चेंज हो गया। अब बात करें इनके स्लोप की, तो इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी ds, ये डिस्टेंस क्या होगी dt, और ये हो गया इनका स्लोप। अब यहाँ अगर हम लिखें tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा ds अपॉन dt। ds अपॉन dt क्या होता है वेलोसिटी होता है। ds अपॉन dt क्या होगा वेलोसिटी। यानी यहाँ एक चीज समझ में आ गई कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। समझ गए। दूसरी बात है थीटा अगर होगा लेस देन 90 डिग्री, वेलोसिटी कैसी होगी पॉजिटिव होगी। थीटा अगर यहाँ हो गया ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो वेलोसिटी कैसी होगी फिर 90 डिग्री से ज्यादा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। समझ गया भाई। और थीटा अगर यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप से हमको क्या मिलेगी वेलोसिटी मिलेगी। स्लोप अगर 90 डिग्री से ज्यादा है वेलोसिटी नेगेटिव होगी, पार्टिकल रिटर्न होके आ रहा होगा। स्लोप अगर 90 डिग्री से कम है वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, पार्टिकल अपनी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। और अगर स्लोप 0 कहीं दिखता है इट मींस पार्टिकल रेस्ट पे है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है 0। लाइक इधर देखते हैं ग्राफ कैसे होंगे फिर इनके, यानी यहाँ पे इनके ग्राफ कैसे होंगे वो देख लेते हैं। यानी अगर ये ऐसी लाइन मिल गई हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो यहाँ पे तो देखिए थीटा क्या हो गया 0, वेलोसिटी क्या हो गई 0, पार्टिकल होगा एट रेस्ट। ठीक है भाई। दूसरी चीज है अगर ये ग्राफ मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, ऐसे अगर ये ग्राफ बना हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो देखिए ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज हमेशा मेजर करते हैं। एंगल यहाँ क्या हो गया मोर देन 90, तो ये वेलोसिटी को क्या रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव, यानी पार्टिकल रिटर्न होकर के आ रहा होगा, ये इनका मतलब हो गया। ठीक है भाई। ये आगे भी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लो। ये हमने ऐसे बना दिया, फिर ऐसे बना लिया, फिर ऐसे कर दिया। अब अगर देखो एंगल तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है, तो यहाँ जो हमको थीटा 1 दिख रहा है वो क्या है लेस देन 90 है, तो वेलोसिटी कैसी होगी पॉजिटिव होगी। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है भाई। अब अगर यहाँ बात करें इस लाइन की, तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया 0, तो वेलोसिटी क्या होगी 0, पार्टिकल रेस्ट पे होगा। और यहाँ के लिए अगर हम एंगल मेजर करते हैं तो यह एंगल था थीटा, वो 90 से क्या हो गया ज्यादा हो गया। इट मींस यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कैसी है नेगेटिव। यहाँ तो वेलोसिटी 0 हो गई और यहाँ वेलोसिटी कैसी है पॉजिटिव है। यानी स्लोप से क्या पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप से क्या मिलेगा वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है भाई। स्लोप अगर 0 होगा वेलोसिटी 0, स्लोप 90 से कम वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप 90 से ज्यादा वेलोसिटी नेगेटिव होगी। अब बात करते हैं कुछ और इसकी शेप देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर फिर से बात किया जाए तो फिर हम लौट करके आगे, ये टाइम हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट,
अब यहाँ पे हमने दो लाइनें इस तरीके से बना दी, दो लाइनें बना दिया। ये अगर V1 को रिप्रेजेंट करेगा तो ये V2 को रिप्रेजेंट करेगा। इस एंगल को अगर हम θ1 कहें तो ये इतना एंगल क्या होगा θ2, और यहाँ tan θ1 से हमें क्या मिलेगी V1, tan θ2 से हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे V2। ठीक है भाई। अब अगर इनको हम डिवाइड कर दें कि tan θ1 अपॉन tan θ2 तो ये हो जाएगा V1 अपॉन V2। साथ ही साथ एक बात और है यहाँ पे, अगर ये स्लोप कांस्टेंट है यानी ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, स्लोप कांस्टेंट है तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। पार्टिकल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रहा होगा, जिसकी वेलोसिटी न कम हो रही होगी न ज्यादा हो रही होगी, सेम वेलोसिटी से पार्टिकल चल रहा होगा। कब पता चलेगा, जब एंगल स्लोप का कांस्टेंट होगा, जैसे θ1 एंड θ2 बोथ आर कांस्टेंट, देन v1 एंड v2 बोथ आर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं फिर हम लोग। तो देखिए आगे बात करने के लिए फिर से हमने ये ग्राफ बना दिया और ये बना दिया इसका ग्राफ। अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूअस स्लोप जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। स्लोप यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है यानी θ1 है ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ3, मतलब थीटा क्या हो रहा है कहेंगे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ वेलोसिटी भी क्या हो रही होगी इंक्रीज हो रही होगी, यानी पार्टिकल मूव कर रहा है विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, पार्टिकल मूव विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यानी यहाँ पे पार्टिकल हमारा इंक्रीज करने वाली वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूअस इंक्रीज होती जा रही है। इतना क्लियर हो गया भाई। फिर देखते हैं हम लोग थोड़ा और आगे। अब देखिए अगर इसी ग्राफ में फिर से बात करें कि हमने ये ग्राफ तो ऐसे बना दिया, अब इस पॉइंट पे यानी यहाँ कितनी वेलोसिटी है वो जानने के लिए हमको यहाँ पे एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा। अब इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, यानी यहाँ tan θ1 से क्या मिला v1, और v1 क्या है कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कोई बात नहीं, किसी और पॉइंट पे देख लेते हैं। तो किसी और पॉइंट के लिए अगर हमने बात किया आपसे कि यहाँ पे अगर हम जानना चाहें क्या होगी वेलोसिटी, तो यहाँ के लिए भी हमको एक ऐसे टेंजेंट बनाना पड़ेगा। तो जब हम ये ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा समझ गए, यहाँ टेंजेंट का स्लोप इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा v2। v2 क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कोई कर्व है और हमें कर्व है तो ये पता है कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। स्लोप इंक्रीज हो रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी कंटीन्यूअस इंक्रीज होगी, हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगी। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है ये जानने के लिए हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट का जो स्लोप होगा उस स्लोप से हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी मिलेगी, और उस पॉइंट की जो वेलोसिटी है, उस मोमेंट पे जो वेलोसिटी है, उस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो क्या है पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, और टेंजेंट ड्रॉ करके हम उसका स्लोप निकालेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो फिर हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। यानी यहाँ पे देखिए जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, अगर ये ऐसा ग्राफ दिखा आपको
तो हम कहेंगे यहाँ पे जो स्लोप है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा 3 है, लेस देन थीटा 2, लेस देन थीटा 1। थीटा क्या हो रहा है, कहेंगे डिक्रीज हो रहा है। इट मींस वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आया, पार्टिकल अभी भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, बट उसकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा होगा। यानी पहले 10 मीटर पर सेकंड था तो अब 9 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, यानी इस तरीके से मैग्नीट्यूड वाइज उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। तो ये अगर एसटी ग्राफ है, इस एसटी ग्राफ का आपने तुरंत चेक किया, स्लोप हर पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा है, आपने तुरंत बोल दिया पार्टिकल की वेलोसिटी कंटीन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, बट पार्टिकल मूविंग स्टिल इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, विद डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इतना क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं हम लोग, यानी अगर हम टेंजेंट वाली बात करें तो वो काम यहाँ भी हो सकता है। यानी यहाँ ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, यहाँ भी आपको इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए थी, तो कुछ नहीं, आपको सीधे सीधे ऐसे एक टेंजेंट बना लेना था और इस टेंजेंट की वेलोसिटी लिखते। तो यहाँ जो इस टेंजेंट का स्लोप होगा वो बताएगा इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ गए भाई? तो स्लोप चाहे इंक्रीज हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, जब भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट हमेशा आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। ठीक है भाई? अब बात करते हैं थोड़ा सा और, तो जब थोड़ा और बात किया गया तो थोड़ी और बात करिए, फिर देखिए तो यहाँ पे देखिए हमने फिर से ग्राफ बनाया और ऐसे बना दिया। अब देखिए यहाँ पे स्लोप क्या रहा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ जैसे हम पहुंच गए थीटा क्या हो गया, 90 हो गया। अब थीटा 90 हो गया तो वेलोसिटी क्या होता है, tan थीटा होता है, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनफाइनाइट वेलोसिटी। इट मींस दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, यानी कोई भी मास फुल पार्टिकल लाइट की स्पीड से नहीं चल सकता। तो जब कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से नहीं चल सकता तो इनफाइनाइट वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये ग्राफ जो है नॉट पॉसिबल है, क्योंकि स्लोप कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता। ठीक है भाई? पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कोई बात नहीं, इंक्रीज होने दो, बट कभी भी ये स्लोप जो है टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर और वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकता। अगर हो गया तो ये रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइट वेलोसिटी व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो ये हम ग्राफ क्या कहेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है भाई? और आगे बात करते हैं फिर। अब देखिए, अभी आपने कहा था वेलोसिटी पार्टिकल की डिक्रीज हो रही है, ये देखो डिक्रीज होते होते ऐसी होगी, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो थीटा क्या हो गया, फिर 0 हो गया। तो यहाँ वेलोसिटी इस रीजन में क्या हो गई, 0, और इस रीजन में वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी इस ग्राफ का मतलब है पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज होते होते क्या हो गई, 0। अब टाइम बढ़ रहा होगा लेकिन पोजीशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ देखोगे अगर लिखा था 10 मीटर तो अब हर टाइम पे तुमको ये 10 मीटर ही नजर आएगा, यानी पार्टिकल की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो जब पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इतनी बात समझ में आ गई है तो एक ग्राफ और देखते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक ग्राफ जो आगे वाला है वो क्या है भाई, तो यहाँ पे देखिए अभी अभी हमने एक ग्राफ हमने आपको और दिखाया है यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का।
तो ये देखिए भाई टाइम हो गया, इधर क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये ग्राफ ऐसे बना दिया। अब अभी अभी हमने कहा था यहाँ पे अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करें तो टेंजेंट से क्या मिलेगा हमको, अभी अभी हम लोगों ने कहा था टेंजेंट को अगर हम ड्रॉ करें तो हमको मिलेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते तो इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती। लेकिन अगर इन दोनों पॉइंट को हम ऐसे ज्वाइन कर दें और फिर इसका हम स्लोप निकाल लें तो ये क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। तो इस कॉर्ड का जो स्लोप होगा उससे हमें मिलेगी एवरेज वेलोसिटी, उससे हमें क्या मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी। यानी स्लोप ऑफ कॉर्ड रिप्रेजेंट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू पॉइंट्स। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या निकालेंगे, कॉर्ड का स्लोप कैलकुलेट करेंगे, वहां से हमको मिलेगी एवरेज वेलोसिटी। इतना क्लियर हो गया भाई। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है भाई। चलो अच्छा फिर एक ग्राफ और देख लो, अब आगे नहीं बढ़ना है तो। अब एक ये ग्राफ हमने ऐसे बना दिया, समझिए भाई एसटी ग्राफ है। तो इस एसटी ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है। इसके बाद में क्या हो गया, कहेंगे टाइम डिक्रीज होने लगा। तो टाइम कभी भी डिक्रीज नहीं होता है, टाइम नेगेटिव नहीं होता है, टाइम कैसे डिक्रीज होगा, समझ गए ना। और दूसरी बात यह है कि इस ग्राफ में सेम टाइम पे आपकी दो पोजीशन हो रही है। तो ऐसा अगर कोई ग्राफ मिलेगा तो हम लोग कहेंगे दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज टाइम यहाँ क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। टाइम कभी डिक्रीज नहीं होता, टाइम हमेशा इंक्रीज होता है, आगे की तरफ बढ़ता है, तो टाइम तो बढ़ रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पे एक टाइम पे आपकी दो दो पोजीशन रिप्रेजेंट हो रही है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम या तो स्कूल में हो सकते हैं या घर में हो सकते हैं, एक टाइम पे एक ही जगह हो सकते हैं, एक टाइम पे हम घर में भी हो स्कूल में भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्राफ क्या है, कहेंगे नॉट पॉसिबल, इसलिए इसको हटाओ और आगे की बात करो। तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ गए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। समझिए क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी क्या थी, v, जब टाइम हो गया t प्लस डी टी तो यहाँ वेलोसिटी भी हो गया v प्लस डी वी। अब इतना सा जो आपने देखा ये क्या हो गया cv, और ये इतनी डिस्टेंस हो गई dt, और ये हो गया स्लोप। अब यहाँ अगर हम कैलकुलेट करें tan थीटा तो tan थीटा क्या होगा, dv अपॉन dt। dv अपॉन dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। अब यहाँ पे अगर थीटा आपको दिख रहा है कांस्टेंट, तो थीटा अगर कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। थीटा अगर यहाँ पे हो गया 0 तो फिर वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात करते हैं कि थीटा अगर यहाँ ग्रेटर देन 90 हो गया तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, यानी यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है भाई। और अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, तो इस कंडीशन में tan थीटा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब वेलोसिटी कंटीन्यूअस इंक्रीज होती रहेगी। समझ गए, इतनी बात समझ में आ गई। अब फिर से हम लोग देखते हैं, इसमें इतना क्लियर हो गया तो आगे बात करते हैं। इसी ग्राफ में देखिए, अभी हमने ऐसे ग्राफ बना दिया और दूसरा ऐसे बना दिया। कौन सा ग्राफ है, कहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब ये अगर a1 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये a2 को रिप्रेजेंट करेगा,
ये एंगल थीटा 1, तो ये क्या हो गया थीटा 2। यहाँ हम टेन थीटा 1 से क्या मिलेगा हमें A1, टेन थीटा 2 से हम क्या कैलकुलेट करेंगे A2, और अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें यानी टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा 2, तो इससे हमें मिलेगा A1 अपॉन A2। दूसरी चीज है कि अभी हम लोगों ने कहा था अगर थीटा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा कांस्टेंट, और थीटा अगर चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा चेंज होता रहेगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं। यानी अगर ये ग्राफ जो है हमको कुछ ऐसा मिल गया, वेटी ग्राफ है, ऐसा ग्राफ मिल गया, तो फिर देखिए यहाँ इस ग्राफ में जो एंगल है वो कंटिन्यूअस क्या हो रहा है इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर भी थीटा क्या हो रहा है कहेंगे इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। स्लोप अभी भी कैसा है पॉजिटिव है, तो इंक्रीज हो रहा होगा इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें इस्तेमाल करना होगा कैलकुलस। क्या इस्तेमाल करेंगे कैलकुलस, और वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज। अगर यहाँ के इंस्टेंटेनियस v1 है, यहाँ सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a1 है, यहाँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a2, तो यहाँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a3 होगा, और a3 होगा ग्रेटर देन a2, a2 होगा ग्रेटर देन a1। इस तरीके से एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा कांस्टेंट नहीं होगा, तो वहां पे हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहां पे हम डायरेक्टली कैलकुलस इस्तेमाल करेंगे। कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन होगा वो, ठीक है, और कैलकुलस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए इतनी बात क्लियर हो गई, तो फिर बात करते हैं हम लोग कि अगर यही ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बना होता तो हम क्या कहते हैं कि इसका जो स्लोप है वो कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है। अब जब थीटा डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा डिक्रीज हो रहा होगा, वो भी इन मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर भी इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आर नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर भी हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे, हमें जो कुछ भी कैलकुलेट करना होगा उसके लिए। इतना क्लियर हो गया। कैलकुलस कैसे करेंगे वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, अब देखिए अगर यहाँ पर भी हम ऐसे ग्राफ बना दें, ये हो गया भाई वीटी ग्राफ, तो यहाँ पे अगर हम स्लोप की बात करें तो ये एंगल थीटा 1 क्या है लेस देन 90 है, तो यहाँ जो टाइम थीटा 1 होगा वो इस पॉइंट के एक्सेलरेशन a1 को बताएगा। थीटा 1 देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ a1 भी क्या है कांस्टेंट है। थीटा 1 यहाँ पे क्या है लेस देन 90 है, तो a1 कैसा होगा पॉजिटिव होगा। अब बात किया जाए इस पार्ट में, तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया 0, तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा 0, वेलोसिटी क्या होगी यूनिफॉर्म, यानी वेलोसिटी न कम होगी न ज्यादा होगी, तो कम होने का रेट भी 0, इंक्रीज होने का रेट भी 0, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। यहाँ बात करें तो ये एंगल है थीटा 2, थीटा 2 क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 90, तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा e2 क्या है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया रिटार्डेशन, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया रिटार्डेशन, तो यहाँ रिटार्डेशन होगा। दूसरी चीज है भाई थीटा 2 भी कांस्टेंट दिख रहा है, तो रिटार्डेशन भी क्या होगा कांस्टेंट रिटार्डेशन होगा, कांस्टेंट रिटार्डेशन होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हम आइडिया लगाते हैं कुछ ग्राफ को देख करके, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो आगे बात कर लेते हैं हम लोग। तो अब देखिए अगर हम फिर से ऐसा ग्राफ बनाए,
तो यहाँ इस पॉइंट पे अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हमें ऐसे टेंजेंट बनाना पड़ेगा। मान लीजिए हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन चाहिए तो हम ऐसे टेंजेंट बनाते। तो ये जो टेंजेंट का स्लोप होगा, जैसे यहाँ पे जो tan थीटा 1 है वो इस पॉइंट के इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो स्लोप है वो इस पॉइंट के इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी tan थीटा 2 से क्या मिलेगा हमें a2, और a2 क्या है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, a1 क्या है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो टेंजेंट से क्या मिलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ग्राफ कौन सा है, कहेंगे बीटी ग्राफ है। तो बीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप में जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट का जो स्लोप होगा बीटी ग्राफ में, टेंजेंट का जो स्लोप होगा उससे क्या मिलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इतना क्लियर हो गया भाई? तो फिर आगे बात करते हैं। यानी एग्जैक्टली सेम ग्राफ फिर से हमने बना दिया, और इस पॉइंट पे अभी अभी आपने कहा था कि यहाँ का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a1 होगा, यहाँ का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a2 है। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया जाए, और ज्वाइन करने के बाद में अगर हम इसका स्लोप निकालें, तो ये जो स्लोप होगा tan थीटा वो हमको बताएगा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ से क्या मिलेगा हमको एवरेज एक्सेलरेशन। तो बीटी ग्राफ में कॉर्ड का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड रिप्रेजेंट एवरेज एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, स्लोप इंक्रीज होगा एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, स्लोप डिक्रीज होगा एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। जहां एक्सेलरेशन यानी जहां स्लोप कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स वहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे। जहां पे स्लोप इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा, वहां पे एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। यानी एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगी। वहां पे हम लोग कैलकुलस इस्तेमाल करेंगे, और कैलकुलस बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्या है आगे। तो अब देखिए मिल गया हमको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे जो हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं, उस मोशन में हमारे इक्वेशन में एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। तो हमें जो भी मिलेगा एटी ग्राफ, वो एटी ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेंगे। अब यहाँ पे भी देखिए ये जो एटी ग्राफ है रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन और पॉजिटिव है। लेकिन अगर रिटार्डेशन होगा तो एक्सेलरेशन और टाइम जो ग्राफ होगा वो इस तरीके का होगा। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है बट नेगेटिव है, यानी ये रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और ये एक्सेलरेशन को। ऐसी कंडीशन में तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स एप्लीकेबल होगी। लेकिन अगर इस ग्राफ का स्लोप इस तरीके का नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ इस तरीके से बने हुए हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे ये ए हो गया ये टी हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम कहते हैं जब टाइम टी है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया ए, और जब टाइम हो गया टी प्लस डी टी यानी थोड़ा सा टाइम इंक्रीज हुआ, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो गया, ए प्लस टी ए हो गया। अब अगर यहाँ पे इतना सा स्लोप निकाले तो ये रहा डी ए और ये हो गया डी टी। यहाँ लिखते हैं हम tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी। समझ गए क्या है यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी, और tan थीटा फिलहाल क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। तो ये जो डी ए अपॉन डी टी हम लोगों ने लिखा है, तो डी ए अपॉन डी टी को क्या कहते हैं जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे जड़। तो tan डी ए अपॉन डी टी क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, and rate of change of acceleration is called jerk. It means acceleration हो गया यहाँ पे as a function of time, यानी यहाँ acceleration क्या होगा as a function of time। अब इसे को अगर हम करें dy upon dt as a function of time,
तो इंटीग्रेट करके हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी क्या मिलेगी, जो होगी यहाँ पे जो यहाँ पे हो जाएगी फंक्शन ऑफ टाइम इनटू dt एक्सेलरेशन, तो मिल जाएगी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है भाई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जर्क, और जहां पे एक्सेलरेशन के चेंज होने का रेट होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होने की बात होगी, वहां पे एक्सेलरेशन नहीं जर्क होगा, यानी एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा। अब वहां पे हमें यूज करना पड़ेगा कैलकुलस, जैसे अभी हमने लिखा एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इंटीग्रेट करके हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी को भी इंटीग्रेट करके क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी यहाँ पे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आर नॉट एप्लीकेबल, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है भाई। तो आगे देखिए यहाँ पे लिखा मिल गया भाई एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड की बात किया जाए तो भाई तो यहाँ पे अगर हम एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और अगर यहाँ पे हम लिख रहे हो एवरेज वेलोसिटी, तो फिर हमें लिखना होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, समझ गए भाई। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से हमको मिलेगी एवरेज वेलोसिटी, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज स्पीड। अब देखिए दोनों में यूनिट क्या होंगी, दोनों की वही सेम होगी, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, दोनों में सेम होगी। डायमेंशन की बात किया जाए, डायमेंशन क्या होगा, LT-1, दोनों ही केस में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है भाई। अब बात ये है कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो जहां बात है कैलकुलेशन की वो देखो फिर। तो कैलकुलेशन के लिए हमें जो क्वेश्चन मिलते हैं उसका पहला तरीका देखिए, केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में हमने क्या लिखा, व्हेन वेलोसिटी एंड टाइम इंटरवल्स आर गिवन, यानी जो न्यूमेरिकल हमें मिलेगा उस न्यूमेरिकल में हमें टाइम इंटरवल और वेलोसिटी गिवन होगी कुछ इस तरीके से। जैसे हमसे कहा जाएगा किसी पार्टिकल ने अपनी जर्नी स्टार्ट की v1 वेलोसिटी से, t1 टाइम तक चलता रहा, फिर अपनी स्पीड को चेंज किया और v2 हो गई, उसके बाद t2 टाइम तक अपनी जर्नी को कंप्लीट रखा, देन स्पीड चेंज किया, v3 किया और जर्नी कंप्लीट कर डाली, टाइम कितना लगा दिया, t3, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, पार्टिकल मूव with uniform velocity v1 for time t1 and with velocity v2 for time t2, then change velocity v3 for time t3, find the average velocity of particle during its journey। अब देखिए पार्टिकल यहाँ कहाँ चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे, तो यही पार्टिकल का डिस्टेंस भी होगा और यही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी होगा, यानी एवरेज वेलोसिटी भी यही है और एवरेज स्पीड भी यही होगा इस पर्टिकुलर केस में। तो हम कहेंगे जो इतनी सी जगह दिख रही है डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होना चाहिए, v1 t1, इतनी सी है जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, v2 t2, इतनी सी जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है क्या होना चाहिए, v3 t3। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ कैलकुलेट करें हो गया s1 + s2 + s3, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t1 + t2 + t3। तो यहां से क्या मिला हमको, एवरेज वेलोसिटी।
अब देखिए S1 तो हो गया था V1 T1 प्लस लिखते V2 T2 प्लस हो गया V3 T3 और भी कुछ है तो वो भी लिख डालेंगे अपॉन में हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn। अब देखिए यहाँ एक कंडीशन हो सकती है, अगर इसे न्यूमेरिकल में लिखा होगा assume all the time interval are same, assume all the time interval are same, it means T1 is equal to क्या है, T2 is equal to Tn is equal to T, all the time interval are same। इस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी क्या होती, T को हम कॉमन लेते लिखते v1 प्लस v2 प्लस v3 जो भी है सब लिख डालते अपॉन में लिखते nt, tt खत्म। तो ऐसी कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपॉन n, यानी सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। और इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते एवरेज वेलोसिटी। समझ गए भाई? तो ये एवरेज वेलोसिटी, यानी ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे, जब सारे टाइम इंटरवल सेम होंगे। और इस फार्मूले को कब इस्तेमाल करेंगे, जब टाइम इंटरवल एंड वेलोसिटी बोथ आर डिफरेंट। इधर इस्तेमाल करेंगे व्हेन टाइम इंटरवल्स आर सेम, देन सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी जितनी वेलोसिटी है सबको ऐड कर लो और जितनी है 1 2 3 4 उससे डिवाइड कर दो। ठीक है भाई? तो ये होगा हमारा केस नंबर 1, यानी यहाँ न्यूमेरिकल में ही हमको गिवन होंगे टाइम इंटरवल एंड वेलोसिटी। अब दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उधर देखते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, तो इन क्वेश्चन में हमें गिवन होगा वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर गिवन, यानी न्यूमेरिकल्स में हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी कुछ इस तरीके से कि कोई पार्टिकल है, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट किया v1 वेलोसिटी से, s1 डिस्प्लेसमेंट चलने के बाद वेलोसिटी चेंज हो गई v2 हो गई, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट चल गई है s1। अब v2 वेलोसिटी से चल के पार्टिकल पहुंच गया s2 डिस्प्लेसमेंट, फिर उसकी वेलोसिटी चेंज होकर के v3 हो गई और s3 डिस्प्लेसमेंट गया और यहाँ पे रेस्ट में आ गया। यानी यहाँ अगर हम बात करें टाइम कितना लगा होगा तो कहते हैं s1 अपॉन v1। यहाँ टाइम कितना लगा होगा तो टाइम लगा होगा t2 जो होगा s2 अपॉन v2। यहाँ टाइम लगा होगा t3 जो होगा s3 अपॉन v3। यानी अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की तो लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस sn अपॉन में लिखते हैं टोटल टाइम, यानी s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 प्लस s3 अपॉन v3 प्लस sn अपॉन vn। और इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। बट यहाँ पर भी कंडीशन हो सकती है। कंडीशन क्या है, अगर कह दिया गया if all the displacement are same, यानी सारे डिस्प्लेसमेंट सेम है, मतलब s1 is equal to s2 is equal to s3 is equal to sn is equal to s। तो v एवरेज क्या हो जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है sn, s कॉमन लेते तो ये हो गया था 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 प्लस हो गया 1 अपॉन vn। यानी ये जो फॉर्मूला था हमारा वही इस तरीके से अरेंज हो जाता। यहाँ पर भी हम s और s को कैंसिल कर देते तो बढ़िया सा एक नया फॉर्मूला बन के तैयार होता। क्या तैयार होता, n अपॉन v एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, आगे डॉट डॉट अप टू n टर्म्स लिखते चले जाएंगे। n क्या है, नंबर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है भाई? तो इस तरीके से ये दूसरा केस होगा।
जो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी में इस्तेमाल होगा। अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 में देखते हैं इतना क्लियर हो गया होगा भाई। तो बात करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3, तो यहां पे जो है ना हमें डिस्प्लेसमेंट यानी ये जो केस नंबर 3 यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो केस नंबर 3 में हमको पता होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन होगा, तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो एरिया होती है, जैसे हम यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाते हैं वीटी ग्राफ। अब इस वीटी ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो एरिया होगी यहाँ पे एरिया, इससे हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। समझ गए कैसे मिलेगा, वो देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए अगर ये ऐसे ग्राफ बना हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है, तो एक तो एरिया ये होगी A1, दूसरी होगी A2, तीसरी क्या होगी A3। ये तो पॉजिटिव एरिया है, ये नेगेटिव एरिया है, यहाँ क्या होगा पॉजिटिव। अब अगर हमें चाहिए था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3। और अगर हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा A1 माइनस A2 प्लस A3। A1 माइनस A2 प्लस A3, इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यानी एरिया इनक्लोज बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम एक्सिस इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय पार्टिकल। एरिया इनक्लोज बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम एक्सिस इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय पार्टिकल। जब हम इसको विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन एरिया को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। टोटल एरिया को अगर हम ऐड करते हैं क्या मिलेगी, डिस्टेंस। समझ गए भाई। तो ये इस तरीके से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। यानी जब केस नंबर 3 में हमको गिवन होगा, क्या गिवन होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम निकालेंगे एरिया, और जब एरिया हमको मिलेगी तो उससे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, और फिर टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो व्हेन वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ इज गिवन, तो V एवरेज इज इक्वल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ AT ग्राफ अपॉन टोटल टाइम, अपॉन कर देंगे टोटल टाइम, तो इससे हमको क्या मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। चलिए नहीं आया तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन बनाया, ये बना दिया भाई वीटी ग्राफ। यानी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। तो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन बाय पार्टिकल कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ जो दिख रहा है हमको, यानी इस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन होता फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्या करते हैं हम लोग, इस वीटी ग्राफ की एरिया निकालते, वीटी ग्राफ की एरिया निकाल के टोटल टाइम से डिवाइड कर देते। तो जब हम इसकी टोटल एरिया की बात करें तो यहाँ क्या बन रहा है, ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम की एरिया क्या होती है, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो इधर वाली साइड क्या हो गई 20, और ये साइड कितनी हो गई 10। 20 प्लस 10 कितना होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू सेपरेशन। तो यहाँ पे हाफ हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो गया 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 हो गया, 20 प्लस 10 इंटू सेपरेशन कितना हो गया 50।
तो यहाँ पे मेरा 750 मीटर। तो यहाँ पे कितनी एरिया हो गई 750 मीटर। अब अगर हम देखें एवरेज वेलोसिटी तो फॉर्मूला आगे लिखा था हमने एरिया अपॉन टाइम। तो एरिया कितनी हो गई भाई 750 मीटर अपॉन में टाइम कितना हो गया 20। तो ये आ गया 37.5 मीटर पर सेकेंड। समझिए भाई। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी। अब बात करते हैं केस नंबर 4 की। तो केस नंबर 4 तो केस नंबर 4 देख रहे होंगे। केस नंबर 4 क्या है कि फॉर व्हेन वेलोसिटी इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यानी जब वेलोसिटी हमको गिवन होगी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो हम कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है vdt इंटीग्रेशन। यानी वेलोसिटी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इनटू dt इंटीग्रेशन। तो ये मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। समझ गए। और dt इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको टोटल टाइम। तो यहाँ भी एवरेज के लिए फॉर्मूला लिखेंगे v dt इंटीग्रेशन ओवर dt इंटीग्रेशन। और इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेलोसिटी। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। चलो इसको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ देखते हैं। यहाँ वेलोसिटी हमने लिख दिया भाई 3t² प्लस 4t और बोल दिया फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन 5 सेकेंड। अब ये क्वेश्चन है, देखिए हमको गिवन क्या है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। निकालना है क्या एवरेज वेलोसिटी इन 5 सेकेंड। यानी यहाँ ऑलरेडी हमें गिवन है dt इंटीग्रेशन कितना हो गया 5 सेकेंड। यानी टोटल टाइम तो पता है हमको 5 सेकेंड। अब हमें निकालना था v dt इंटीग्रेशन। तो v की जगह पे लिखते हैं 3t² प्लस 4t और ये किया dt इंटीग्रेट किया तो 3t² dt प्लस लिखते 4t dt इंटीग्रेट करते 0 से 5 सेकेंड। तो ये हो गया भाई 3t की पावर 3/3 0 से 5 सेकेंड हो गया प्लस 4t²/2 0 से 5 सेकेंड। तो यहाँ पे भाई 3 खत्म हो गए। वैल्यू डाल दिया कितना आ गया 125 प्लस यहाँ पे 2 हो गए कितना आ गया 50। यानी टोटल कितना हो गया 175। अब ये एवरेज लिख रहे होते तो 175 हो गया अपॉन टोटल टाइम 175 अपॉन टोटल टाइम 5 सेकेंड डिवाइड कर देते। तो ये मिल गया हमको एवरेज वेलोसिटी। यानी करना क्या है v dt इंटीग्रेशन ओवर dt इंटीग्रेशन। v dt इंटीग्रेशन से क्या मिलता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड कर दो टोटल टाइम से हो गया एवरेज वेलोसिटी। कितना क्लियर हो गया।